तो वहीं ईरान का कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमले की खबर भी इसके बीच सामने आई और हमले पर ईरानी सर्वोच्च नेता खामेनी का स्टेटमेंट आया कि हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो इसी स्टेटमेंट का जिक्र अभी हम चूंकि कर भी रहे थे। ये आपको बता दें कि ईरान के सर्वोच्च नेता हैं अयातुल्लाह अली खामेनी। उनकी तरफ से अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर मिसाइल हमले के बाद ये पहली प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और कहा कि हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। हम किसी के द्वारा ज्यादती को स्वीकार किसी भी हाल में नहीं करेंगे। हम किसी के समक्ष झुकेंगे नहीं। ये ईरानी राष्ट्र की सोच है। तो ये खामेनी की तरफ से एक्स पर पोस्ट करते हुए अपनी बात का जिक्र वो यहाँ पर कर रहे थे और इस बात का उन्होंने यहाँ पर जिक्र भी किया कि हम किसी प्रकार से झुकने वाले नहीं हैं और ये सोच ईरानी सोच है। हमने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। अयातुल्लाह अली खामेनी की तरफ से अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर जब हमला हुआ, मिसाइलों से अटैक हुआ और उसके बाद ये स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके कहा कि हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। हाँ, लेकिन हम किसी के द्वारा जो ज्यादती अगर की जाएगी तो वो भी हम किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे। हम किसी के समक्ष झुकेंगे नहीं। ये ईरानी राष्ट्र की सोच है। तो इसका जिक्र खामेनी की तरफ से किया गया। तो लगातार मिडिल ईस्ट में हालात तनावपूर्ण हो रहे थे, लेकिन अचानक से ये ट्रंप की तरफ से ऐलान किया जाता है अगले 24 घंटे में जंग खत्म होने का। इस बीच हमारे साथ गेस्ट का पैनल भी मौजूद है। कैप्टन श्याम कुमार है, डिफेंस एक्सपर्ट, और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हैं। सर, आप दोनों का बहुत स्वागत भारत 24 पर। लेकिन जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में देवनाथ सर आपके पास आते हुए हालात तनावपूर्ण बने हुए थे, वहां पर स्थिति और खराब होती जा रही थी, लेकिन अचानक से अब ट्रंप की तरफ से ये सीज फायर की बात कही गई है। नमस्कार, जी जय हाँ। हिंद। जी नमस्कार, जय हिंद। जी। देखिए, ये जो रात को जो अटैक हुआ है, ये काफी सनसनीखेज समाचार है। और ये जो सोवरेन स्टेट्स की बात की गई है, कतार या बहरीन हो या इराक, इनके ऊपर अटैक किया गया है, इनके एयरबेसेस जो जो है अमेरिका के जगह। तो दो बातें उन्होंने कही है। कतार ने खासकर कहा कि हम इसको सही नहीं मानते, ये सोवरेन स्टेट्स के अगेंस्ट है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही है, जो मिलिट्री पर्पज से है, कि किसी भी जगह पर किसी भी बेस में कुछ नुकसान नहीं हुआ। और ट्रंप ने रात को मीटिंग के बाद इसके आकलन की बात कही थी। और जैसा मुझे लगता था कि रेस्ट्रेंट बरतेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति, क्योंकि डिस्टेंट ऑपरेशंस में है, वो दूर है और उनके बेसिस जो है वो बहुत नजदीक है और एक तरह से काफी वल्नरेबल है अपनी अपनी जगह पर। 30 से 50 हजार की संख्या में सैनिक जहां तक उनके उपस्थित हैं। और रशिया भी का भी जो सिचुएशन बनता है इसमें युद्ध में कूदने का, तो अगर वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में आते हैं तो ये मुश्किलात पैदा हो सकती है। क्योंकि एक तरह से ये एक रंग इसका मिडिल ईस्ट में एक रेडिकलाइजेशन पे के मामले में भी जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बराकत अल फतह नाम दिया उन्होंने ईरान ने हालांकि ये कहा है कि वो सब कुछ वार्निंग दे के कर रहे हैं, पर नाम जो उन्होंने रखा है इस पर मैं आपको कमेंट करना चाहूंगा। बराकत अल फतह ऑपरेशन का नाम दिया ईरान ने, जो कि एक बड़ी बड़ी मस्जिद है बहरीन में। और बहरीन के शासक जो है वो जी। सुन्नी है, सुन्नी फैमिली से हैं। और ओटोमन एम्पायर और जो इस्तांबुल तुर्किया से कनेक्शन है उनका। हालांकि पूरा का पूरा जो 70% जो समुदाय है बहरीन का वो सिया है। तो वो एक तरह से कह रहे हैं कि बराकत अल फतह मतलब उस रिजिम को खत्म करिए और सारे जो सिया समुदाय है जो वर्ल्ड ओवर जो भी जहां जहां भी है, थोड़ा थोड़ा, हालांकि कतार में वो कम है, लेकिन उनको एकजुट करने की बात लगती है इस मैसेज में। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि ईरान ने दो शिकार किए हैं तीर से। एक तो उसने अमेरिका को जवाब दिया है और दूसरे उसने शिया समुदाय को एक तरह से बिल्कुल, इस एकजुट होने तरीके के लिए से भी कहा है। संदेश देने की एक कोशिश भी आपके पास मैं लौटूंगी। देवनाथ सर, आपके पास आते हैं और ये समझने की कोशिश कि अचानक से ऐसे सीज फायर की बात कही जाती है इजराइल की तरफ से, तो क्या ये जवाबी हमलों का डर था या अमेरिका का दबाव था, या इसको कैसे समझा जाए? हम इसको इस परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं कि ईरान बार बार पिछले 10 दिन से कह रहा था कि अगर इजराइल हमले बंद कर देता है तो वह सीज फायर टॉक्स के लिए आगे बढ़ेंगे, यानी अमेरिका से ही बात करेंगे। जी। और अमेरिका दबाव तो इजराइल के थ्रू ही डलवा रहा था कि ईरान भविष्य में कभी न्यूक्लियर हथियारों के बारे में ना सोचे।
अब अमेरिकन हमले के बाद भी ईरान जो है अपने उस रुख पर कायम है कि अगर हमले बंद होते हैं तो बातचीत करने के लिए तैयार है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये हमला किया, इसका बहुत बड़ा कारण ये था कि डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि ईरान इजराइल के हमलों से लड़ खड़ा रहा था और ईरान को एक छोटा सा पुश की जरूरत थी, जो कि अमेरिका ने 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर करके ईरान को वो धक्का दे दिया। तो ईरान में भी एक मनस्थिति अभी ये है कि वो इस युद्ध को बहुत समय तक नहीं खींचना चाहते हैं। जाहिर बात है, ईरान के पास युद्ध लड़ने के जो संसाधन हैं, जो कि मुख्यतः मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो सीमित हैं। आकलन ये था कि ईरान के पास इस युद्ध के शुरुआती दौर में करीबन 2000 मिसाइलें थी, जिसमें करीबन 800 मिसाइलें उसने ऑलरेडी इजराइल के ऊपर मार दी थी। तो ईरान के पास समझिए अगर 1200 मिसाइल बचते हैं, तो ईरान भी जानता था कि इस 1200 मिसाइल से वो ज्यादा से ज्यादा और 10 दिन या और 2 हफ्ते लड़ सकता है। तो सभी पक्षों ने लगता है अभी कि सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप का जो हिंट है, प्रपोजल है, उसको मान लिया है। लेकिन देखना पड़ेगा कि ये और 3-4 घंटे के बाद क्या ईरान अपने को कंट्रोल में रखता है, रखना चाहिए। इजराइल तो अमेरिका की बात सुनेगा। डोनाल्ड ट्रंप अभी सिचुएशन रूम में बैठे हैं, सिचुएशन रूम से उन्होंने अमेरिकन हवाई जहाजों को रोका हुआ है। तो देखना पड़ेगा कि क्या ईरान फिलहाल 3-4 घंटे के बाद तक अपनी जो कंट्रोल है अपनी आईआरजी के कमांडर्स के ऊपर वो दिखा पाता है कि नहीं। जी श्याम सर, आपके पास आते हुए, क्योंकि ट्रंप ने जिक्र किया कि अगले 24 घंटे में जंग खत्म हो जाएगी, 6 घंटे के बाद ये सीज फायर शुरू होगा, 2 चरणों में होगा, तो इसको कैसे समझा जाए? पलक, देखिए, ये ट्रंप की जो बड़ी डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है उसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे कल के जो मेरे रात के आकलन थे उसके हिसाब से मैंने यही डिलिब्रेशन से किया है कि ये फिलहाल जो लड़ाई है रिस्ट्रेन रखना पड़ेगा अमेरिका को। और ये जो अटैक्स हुए हैं 4 कंट्री पे ईरान द्वारा, जिसको वो एक बदले की तरह और जश्न की तरह उनके लोग मना रहे हैं, इसको देखते हुए और रशिया को भी जो चिट्ठी गई है खामेनी की, जिसमें उन्होंने कहा है कि रशिया को सिर्फ बोलने से नहीं मदद करनी पड़ेगी जो दिखे, तो ये रशिया का भी वार्निंग कि अमेरिका का डायरेक्ट अटैक होना ये गलत है। और मैं मानता हूं कि अमेरिका अपनी जो नैरेटिव है वो इस तरह से चला रहा है कि उसने एक डेथ अमेरिका के जो बयान थे ईरान की तरफ और उनका जो खतरनाक इरादा था ईरान के एसेट्स के ऊपर हमेशा से कई दिनों से दुश्मनी, उसके ऊपर एक हॉट परस्यूट वन टाइम मेजर वर्ल्ड के पीस और अपनी सेफ्टी के लिए किया। इसलिए वो सेल्फ डिफेंस में उन्होंने किया जो बॉम्बिंग उन्होंने की ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स पे, और उसके बाद वो एक्चुअली ज्यादा कुछ नहीं करना चाहते, ऐसी वो नैरेटिव देके चल रहे हैं और इसी को वो रोकना चाहेंगे, इसी पर रहना चाहेंगे। बाकी सब इजराइल करेगा जैसा मुझे लगता था और आकलन यही चल रहा था। लेकिन जब ईरान ने लपेटा है मिडिल ईस्ट में 4 कंट्रीज को, तब अब बनता है बड़ा दारोमदार अमेरिका के ऊपर कि वो इसको कैसे स्प्रेड होने से रोके। वो हार्मोज की खाड़ी को बंद करना या अमेरिकन शिप्स पे अटैक करना ईरान का, ये दोनों ऑप्शंस थे। इससे बढ़कर उसने तीसरे ऑप्शन को चुना है जो मैंने खारिज किया था कि ये ऑप्शन वो लास्ट ऑप्शन रखेगा, जबकि उसने इसी ऑप्शन को पहला ऑप्शन मान लिया क्योंकि सबसे ज्यादा दुखती रग पे हाथ रखना हुआ, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका सबसे नजदीक बेसेस उसके यही हैं। जबकि जब एयर बेसेस या जो भी बेसेस है अमेरिका के वो सोवरेन स्टेट के अंदर हैं और यही माना जाएगा कि कोई मित्र मेरे घर में आया हो और मेरा पड़ोसी उस पर अटैक कर दे, ये मित्र तो मेरा था तो मुझे तो कुछ करना पड़ेगा और एक तरह से मेरे लिए खतरा हो जाएगा। तो ये सोवरेन स्टेट का मामला बन जाता है। इसलिए मुश्किलात है अगर अमेरिका चाहे और उसके पास रास्ता नहीं है, उसको मध्यस्थता के लिए ऑफर करना पड़ेगा। पर जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि ट्रंप की डाइवर्जनरी टैक्टिक्स पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कहां जा रही है बात और क्यों जा रही है और बड़े हिसाब से आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोकूंगी, अभी आप अपनी बात को पूरी करेगा इसी बीच, क्योंकि एक बड़ी जानकारी ये भी है कि कतर ने ईरानी हमले को चौंकाने वाला बताया है। अमेरिकी बेस पर हमले को बताया चौंकाने वाला। हमले के लिए कतर ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है
और ये तस्वीरें भी हैं कुछ वॉर जोन की, वो भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कतर ने, क्योंकि ईरानी हमले को चौंकाने वाला बताया है। अमेरिकी बेस को जो निशाना बनाया गया उसको बेहद चौंकाने वाला बताया है। हमले के लिए कतर ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। और चूंकि हमारे साथ लगातार सर बने हुए हैं, श्याम सर आपके पास आते हो, जिस तरीके से भी हम बातचीत भी कर रहे थे कि इस सीज फायर पर अभी ईरान और इजराइल की चुप्पी है। ट्रंप जरूर ये कह रहे हैं, हालांकि जब भारत पाकिस्तान का भी सीज फायर हुआ था तो ट्रंप ने तुरंत आकर ट्वीट कर दिया था और श्रेय ले लिया था। हालांकि उसके बाद भारत ने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, विदेश सचिव आए और इस बात का जिक्र किया था, लेकिन अभी तक ईरान और इजराइल की तो चुप्पी है इस मामले में। मेरा जो मानना है वो है कि इजराइल जो है अपना काम लगातार करता रहेगा। उसकी मंशाएं पूरी नहीं हुई हैं। उसने एटॉमिक पावर रिएक्टर्स पे जो प्लांट्स है उनके ऊपर हार्डवेयर पे अटैक करवाया है, खुद किया है, और अमेरिका ने भी किया है अपनी तरफ से। लेकिन मिसाइलों का जो खेप है, जो दूसरी उसकी जो ऑब्जेक्टिव है, उसको भी अभी उसे खत्म करना है। क्योंकि अगर ये लड़ाई इतनी परेशानी से उसने झेली है, इनिशिएट किया है और पूरे वर्ल्ड को एक तरह से फ्लेम पर लेके आ गए हैं, तो वो चाहेंगे कि बहती गंगा में जितनी ज्यादा से ज्यादा हाथ धो सकें वो धोएंगे, ताकि उनको इसका पूरा का पूरा मुनाफा मिले। और वंस फॉर ऑल वो जो उनकी मंशा है कि इसको खत्म कर दे, इनकी बुराई के धुर को। उनका कहना है कि ये बुराई का धुर है जहां से ये प्रॉक्सी वॉर कराएगा और फिर से हमें हमारी सभ्यता के लिए खतरा बन के आएगा। तो इसको हम ऐसे नहीं रहने देंगे। तो वो चाहेंगे कि लगातार बात चलती रहे, जो भी चलता रहे, बातचीत 24 घंटे हो, जितना भी समय उनको मिलेगा। रात को भी उन्होंने अटैक किया है आईडीएफ ने बहुत जबरदस्त ईरान के ऊपर, वो करते रहेंगे ताकि उनकी ऑब्जेक्टिव्स लगातार बढ़ती रहे। और अमेरिका को रिस्ट्रेन इसलिए जरूरी है अभी इस समय होल्ड करना अपने आप को, क्योंकि वो रशिया का फैक्टर आता है और पूरे मिडिल ईस्ट में एक तरह से फ्लेम बन जाएगी। और ये अगर शिया सुन्नी का मामला भी भड़कता है तो वो भी एक खतरनाक मोड़ आएगा। अभी जो कतार का बयान आया, उसने इजराइल को ब्लेम किया इसके लिए। रात को उसने ईरान को कहा था कि आपने हमारे ऊपर अटैक किया। ईरान कहता है कि हमने बता दिया था आपको। तो एक तरह से एक ट्विस्ट आ रहा है लगातार। और अगर कतर, बहरीन, ये इराक, ये सब कहते हैं कि हमारी सॉवरेनिटी पे अटैक है, और अगर वो अमेरिका के साथ खड़े होते हैं, उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा वो कहाँ खड़े होते हैं। क्योंकि अब ये क्लियर मामला है कि उन्होंने जगह दी थी अमेरिका को, अमेरिका से उनके अच्छे संबंध रहे हैं। और भले ही मैं मानता हूं कि मिडिल ईस्ट के ये कंट्रीज प्रोग्रेसिव रास्ते पे जा रहे थे और इनको एक तरह से जबरदस्ती घुसाया जा रहा है इस वॉर में, चाहे वो ईरान हो चाहे इजराइल हो। अब कतार को और बहरीन को डिसाइड करना है कि वो किस साइड रहे। जी देवनाथ सर, आपके पास आते हुए अब कैसे देखें सीज फायर को, हम क्या समझें? अब मिडिल ईस्ट में क्या शांति का दौर देखने को मिला, ये उम्मीद की जा सकती है क्या? देखिए, ऐसा तो है नहीं कि मिडिल ईस्ट में अब शांति का दौर चालू होगा। उम्मीद ये की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद 3 चीजें होंगी। एक, सबसे पहले तो बात यह है कि इजराइल फिलहाल ईरान के ऊपर हमले बंद कर देगा, वो डोनाल्ड ट्रंप का कहना मानते हैं। प्रॉमिस किया है कि अगर इजराइल फायरिंग बंद कर देता है, हमले बंद कर देता है, तो ईरान भी अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को इजराइल की तरफ रवाना। ठीक है, आवाज क्लियर हम तक चुकी नहीं आ पा रही देवनाथ सर की, हम एक बार फिर से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। श्याम सर, आपके पास ही आते हो, इसी सवाल का जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी कि अब हम मिडिल ईस्ट से क्या उम्मीद कर सकते हैं? पलक, मिडिल ईस्ट को जैसे मैंने बताया कि बहुत सावधानी से अपने कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि या तो उसे अमेरिका की अपनी दोस्ती पर बरकरार रहना होगा और इसी तरह से उनका सहयोग देना होगा। जो भी अमेरिका कहे वो उसको माने, या अगर इंडिपेंडेंट नीति के तहत वो अपनी सुरक्षा के लिए एक जवाबी कार्रवाई करें, जो शायद मैं ऐसा मानता हूं कि वो ऐसा नहीं करेंगे फिलहाल, क्योंकि ऐसा करने से ब्लड बाथ शुरू हो जाएगा एक तरह से। मिडिल ईस्ट में कई कंट्रीज के ऊपर अटैक हुए हैं एक साथ, और ये सब ऑयल रिच, गैस रिच कंट्रीज हैं और ये अपनी इकोनॉमी को प्रभावित नहीं करने देना चाहेंगे। ये सब प्रोग्रेसिव रास्ते पे जाने वाले लोग हैं और इनको एक तरह से जो खलीफा का रोल है ईरान का, ये पसंद तो नहीं है, लेकिन लड़ना भी नहीं चाहते। इसलिए इन्होंने हमास और हिजबुल्ला की लड़ाई जब इजराइल की थी, वहां पे कहीं भी इन्होंने खुलकर सामने आकर किसी तरह का फिजिकल एग्रेशन नहीं किया। मनोबल जरूर बढ़ाया, बातें जरूर की, मध्यस्थता की ही कोशिश की। और अमेरिका का जहां तक रुख है, अमेरिका को अभी ये बड़ी लंबी मीटिंग, सबसे बड़ी लंबी मीटिंग ट्रंप ने की है अपने इस
शासनकाल की, जिसमें उन्होंने सारे फैक्टर्स को वेग किया है कल, और सारे डिफेंस के उनके बड़े स्टाफ वहां मौजूद थे। सिचुएशन रूम से उन्होंने सब कुछ समझा है। ये भी कहा है कि हम अपने बेसिस पे जो अटैक हुआ है उसका आकलन कर रहे हैं। डैमेजेस तो कतार ने बता दिया है कि ये सोवरेन स्टेट पे हमला है ईरान का, लेकिन इससे डैमेजेस ज्यादा नहीं हुए हैं। वो अपने स्टेट की बात कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो वो अपनी स्टेट की बात कर रहे हैं, पर अमेरिकन बेसिस में क्या डैमेज हुआ है। और मुझे ये भी लगता है कि अमेरिका ने जैसे बगदाद से अपने डिप्लोमेट्स हटा लिए थे 13 जून से पहले, उसने कुछ दिन पहले जोर्डान ले गए थे अपने एयरक्राफ्ट को, उन्होंने सेफ जोन में लेके जोर्डान शिफ्ट कर दिया था। तो मुझे लगता है हाई वैल्यू टारगेट्स पहले ही अमेरिका ने अपने वहां से हटाए हुए हैं, और जो सैनिक है उनके जो फिजिकली वो वहां पर हैं, और सैनिकों पर जब अटैक होता है तो वो विजिबल हो जाता है, और उससे अमेरिका के अंदर जो जनता है वो बॉडी बैग्स के अगेंस्ट रहती है वो हमेशा। तो ये बहुत ही सेंसिटिव हो जाएगा अगर डैमेजेस होते हैं एयर बेसिस पे, जब अमेरिका के अंदर काफी कुछ राजनीतिक हलचल शुरू हो जाएगी। इसलिए अमेरिका बड़े फूक फूक कर कदम ले रहा है, और ये मध्यस्थता का जो प्रस्ताव है इन्हीं सब कारणों से उन्होंने दिया है। लेकिन फिर मैं कहना चाहूंगा डाइवर्जनरी अटैक्स जो है, जो डाइवर्जनरी फ्लैंक्स जो है, डिकॉयज और डिसेप्शन जो करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। अभी एक दिन पहले ही उन्होंने गुआम भेजते हुए बी बॉम्बर्स को साउथ बिल्कुल, और अब पोस्ट कर रहे हैं कि ट्रस्ट इन ट्रंप, ये उनकी तरफ से पोस्ट भी चूंकि किया गया। आपके पास मैं लौटूंगी इसी बीच, क्योंकि एक और ये बड़ी जानकारी है कि बहरीन में भी ईरान के हमले की खबर है। ईरान का यूएस सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है। इराक के अल असद एयरबेस पर भी हमला बोला है, तो एयरबेस को भी इस दौरान निशाना बनाया गया। कुछ ये तस्वीरें भी वहां से सामने आई हैं। बहरीन में भी ईरान के हमले की जानकारी है। ईरान का यूएस सैन्य ठिकाना जिस पर हमला किया गया, इराक के अल असद एयरबेस जिसको निशाना बनाया गया, और ये उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भी हैं, जहां पर एयरबेस जिसको निशाना बनाया गया, इराक के अल असद एयरबेस को निशाना बनाया गया। ईरान का यूएस सैन्य ठिकाने पर हमले की खबर है। बहरीन में भी ईरान के हमले की जानकारी सामने आ रही है। इसी बीच एक और ये बड़ी जानकारी चूंकि मिल रही है, आपको बता दें कि अमेरिका के साथ हिसाब बराबर किया। ईरान का ये कहना है अमेरिका ने जितने बम मारे थे उतने हमने भी मारे, आगे और भी खतरनाक हमले होंगे। ईरान ये कह रहा है कतर से हमारे दोस्ताना संबंध जारी रहेंगे। तो अब ये ईरान की तरफ से कह दिया गया है कि अमेरिका के साथ हिसाब बराबर हमने कर लिया है। अमेरिका ने जितने बम मारे थे उतने हमने भी मार दिए हैं, आगे और भी खतरनाक हमले होंगे। कतर से हमारे जो दोस्ताना संबंध थे वो वैसे ही जारी रहने वाले हैं, क्योंकि ईरान ये पहले ही कह चुका है, खामेनी की तरफ से ये पहले ही कहा जा चुका है कि हम किसी भी सूरत में झुकेंगे नहीं। अगर कोई हमारे साथ ज्यादती करेगा तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम जवाब जरूर देंगे, क्योंकि ये ईरानी लोगों का एक बिहेवियर, इसका जिक्र वो अपनी तरफ से कर रहे थे। और ऐसे में भी ईरान की तरफ से ये कहा गया अमेरिका के साथ हिसाब बराबर किया। देवराज जी चूंकि लगातार बने हुए सर आपके पास आते हुए, अब ईरान ने ये साफ तौर पर सर कह दिया है कि हमने हिसाब बराबर कर लिया। तो जब से लड़ाई इस बात की थी, पहले वो हमला कर रहे थे, वो हमला कर रहे थे, वजह यही थी कि जो हालात है वो और ज्यादा तनावपूर्ण होते चले जा रहे थे। अच्छी बात से शुरू करता हूं। अच्छी बात है कि फाइनली ऐसा लग रहा है कि और 3 घंटे के अंदर हम सब ये खबर सुनेंगे कि इजराइल ने बमबारी बंद कर दी है, और 3 घंटे के बाद हम ये भी सुनेंगे कि ईरान और कोई बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो फायर नहीं कर रहा है इजराइल की तरफ। और जाहिर बात है ट्रंप ने तो बोल ही दिया कि फिलहाल अमेरिका भी ईरान के ऊपर कोई बमवर्षक विमान नहीं भेजेगा। बातचीत शुरू होना बहुत जरूरी है। बातचीत में याद दिला दूं कि बातचीत जो है वो इजराइल और ईरान के बीच में नहीं है। पिछले लंबे समय से 5 दौर बातचीत कतार में हो चुकी है, और बातचीत जो होती थी वो अमेरिका और ईरान के बीच में हो रही है। अमेरिका ईरान के ऊपर दबाव डाल रहा है कि वो न्यूक्लियर हथियार ना बनाए, और ईरान इन बातचीत में हमेशा बार बार ये बोल रहा है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा है, चाहे तो आईएए के इंस्पेक्टर्स को दोबारा भेज लीजिए और चेक कर लीजिए। तो अभी होना ये है कि एक ईरान के जो आयतुल्लाह खमेनी है, उन्होंने अपनी आवाम को बता देना है, जो उनके बहुत ही मजबूत सपोर्टर्स हैं, उनको बता देना है कि इस युद्ध में ईरान हारा नहीं, इस युद्ध में झुका नहीं। देखिए ये एक साइकोलॉजिकल हिस्सा होता है। जब भी मध्यस्थता होती है,
युद्ध बंदी होती है तो उभय पक्ष को अपने देश की जनता को बताना पड़ता है कि हम हारे नहीं है, हमने घुटने नहीं टेकी। दूसरे बंदे ने बोला पहले की बातचीत करो, और दूसरा बंदे ने पहले कहा कि सीज़फायर के टेबल पर हम आना चाहते हैं। तो ईरान को अमेरिका ने वो एक साइकोलॉजिकल मैन्यूवरिंग स्पेस दी है, जो कि किसी भी सीज़फायर के लिए बहुत जरूरी है। अब इजराइल को क्या करना है? इजराइल को समझना पड़ेगा कि उसने तथाकथित ईरान के जो न्यूक्लियर अड्डे हैं उस पर हमला किया। इजराइल को भी संतुष्ट होना चाहिए कि उसने जरूरत से ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल करते हुए जरूरत से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है ईरान के अलग अलग बेसिस पर। अभी तक कोई पुष्टि तो है नहीं उनके पास न्यूक्लियर हथियार थे, और आईईए के इंस्पेक्टर जो हैं वो अभी जाएंगे बातचीत के बाद, और एक नया राउंड होगा कि किस तरह से ईरान ये कंफर्म करता रहेगा कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा। लास्ट टाइम डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये समझौता रद्द कर दिया था ईरान के साथ, 2018 की बात है, तब ये हुआ था सीसीटीवी को ईरान ने बंद कर दिए थे। आईएईए ने ईरान के साथ बात की थी और अमेरिकन दबाव में ये तय हुआ गया था 2015, 2016, 2017 में कि ईरान अपने न्यूक्लियर संयंत्र में सीसीटीवी लगवाएगा। लेकिन उसमें टेक्निकल अड़चनें आ गई, क्योंकि सीसीटीवी जब ईरान ने परमिट कर दी अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में, उसके बाद अमेरिका को अपने जो सैंक्शंस थे वो आस्ते आस्ते हटाने थे। जब अमेरिका ने 2018 तक उन सैंक्शंस में से कोई रियायत नहीं दी तो ईरान ने सीसीटीवी को ब्लॉक कर दिया, हटवा दी। तो अब जो बातचीत चलेगी फिर से इसी लाइन पर चलेगी कि ईरान सीसीटीवी लगाने दे अपने न्यूक्लियर संयंत्रों पर। बातचीत का इंतजार भी चूंकि सर करना होगा, आपके पास मैं लौटूंगी, थोड़ी सी समय की कमी है। श्याम सर, आपके पास आते एक छोटा सा रिएक्शन चाहेंगे कि अब जब सीज फायर की खबर का चूंकि ऐलान हुआ है तो इसके बाद क्या जो बाजार पर भी कुछ असर पड़ता हुआ नजर आने वाला है? देखिए, पेट्रोल के दाम तो उतार चढ़ाव हमने देखे हैं इसके ऊपर, क्योंकि हॉर्मुज को बंद करने की बात हो रही थी और ईरान से उस एरिया से 20% से ज्यादा ऑयल फ्लो होता है वर्ल्ड में, और गैस भी सबसे ज्यादा वहीं से निकलती है। तो गल्फ ऑफ जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसके ऊपर इसके कारण हमने सुना था। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा, आप ये ध्यान रखना है, डाइवर्जनरी टैक्टिक्स करते हैं ट्रंप। तो जब तक ये इजराइल इस पे अपनी प्रतिक्रिया नहीं देता, और जब चौंकाने वाला बयान कह रहा है वही कतार, बहरीन के ऊपर अटैक हुआ है, ये सब ऑयल रिच कंट्रीज हैं, प्रॉस्पेरस कंट्रीज हैं। पेट्रोल लाइन जो है ईस्ट वेस्ट को सऊदी अरेबिया से होकर रेड सी में निकलता जरूर है, एक अलग रूट जरूर है, उसको भी एक्टिवेट करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हमें थोड़ा सा अभी रिस्ट्रेन करके समझना होगा कि इजराइल का क्या रिएक्शन जी, थोड़ा सा इंतजार के साथ तस्वीरें भी क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का बातचीत करने के लिए।